हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, रसायन विज्ञान के क्लास 10th में केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं, अध्याय 1, 2, 3 और 4। इस वीडियो में हम इन चारों चैप्टर्स को एक साथ कवर करेंगे। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है ये। इससे पहले हमने फिजिक्स के सभी चैप्टर्स हिंदी मीडियम के कवर किए हैं और वो आप देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो 10th क्लास फिजिक्स की प्लेलिस्ट में। और आपकी जो एग्ज़ाम प्री बोर्ड का आने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो तो जो लगभग आपका 30 नंबर के आसपास का को जो क्वेश्चन आता है, 25 to 30 नंबर का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है वो आसानी से आप कर लेते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। तो चैप्टर 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में ना पढ़ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को हम जल्दी जल्दी करके सारे चारों चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लेंगे। जिसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको थोड़ा सा टाइम डिटेल में पढ़ेंगे और जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है उसको एक सरसरी निगाह से देख लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में 3 चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है, रंग में, अवस्था में और तापमान में। ठीक है, अब अगर अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो तो कैसे हमें पता चलता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 4-5 प्रकार हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम संतुलन करते हैं समीकरण का तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है, परमाणु संख्या समान रखी जाती है, अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं और भौतिक अवस्था लिखना भी आवश्यक होता है। इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कंकाली समीकरण, ये प्रायः असंतुलित समीकरण होते हैं और कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिन्हें संतुलन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर हम सबसे पहले देखें कंकाली समीकरण, इसमें कुछ दिए हुए हैं। तो इसमें अगर देखो तो आप ये पूरी तरह से पहले से ही संतुलित है, ये भी पूरी तरह से पहले से संतुलित है, ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है। तो इनको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ, जो रासायनिक परिवर्तन आए, हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो जो रासायनिक परिवर्तन जिस प्रक्रिया द्वारा आता है उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें जो पदार्थ अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। उदाहरण हमारे रासायनिक अभिक्रिया के अगर देखें तो जैसे भोजन हमारा पचता है, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। खास बात क्या होती है कि इसमें कोई ना कोई नया उत्पाद जरूर बनता है, नया रसायन का निर्माण ज़रूर होता है, तभी हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और कोई भी चीज़ देख के हमें कैसे पता चलेगी, तो ये 4-5 परिवर्तन उसमें आते हैं। पहला यथावस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है, तापमान में, और गैस का उत्सर्जन भी होता है। फिर अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए 2 तरीके से हम या तो शब्द समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, जब हम शब्दों में लिखते हैं। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से हमको मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा शब्द समीकरण। और इसी को हम रासायनिक समीकरण के रूप से भी दर्शा सकते हैं। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब रासायनिक समीकरण में जो ये वाला आपका आता है, मैग्नीशियम को जब हम वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को वायु में जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम देखें तो इसमें तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को हम तीर के ऊपर, ये जो तीर होता है इसके ऊपर रख देते हैं, इसके निशान के ऊपर रखते हैं। जो इम्पोर्टेंट आता है आपका संतुलित करना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन किस नियम पर निर्भर करता है, ये किस नियम पर आश्रित होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे
निर्भर करता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना द्रव्यमान का सृजन होता है ना ही विनाश। इसी नियम पे आधारित होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, कि जितना अभिकारक में द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद में भी द्रव्यमान होगा, और इसी के हिसाब से हम संतुलित करते हैं और परमाणु संख्या सभी को समान रखते हैं, चाहे अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो। पहला मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है कि सबसे पहले आप समीकरण को लिख लेते हो और उसके बाद अभिकारकों में परमाणु की संख्या आपने लिखी। तो जैसे Fe में परमाणु की संख्या 1 है, हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन में 1 है, और उत्पाद में आपने लिखा तो यहाँ 3, 2 और 4। तो सबसे पहले सबसे अधिक वाले तत्व को हम बैलेंस करते हैं। अब सबसे अधिक वाला तत्व यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया तो इसको 4 से गुना किया, तो इस तरफ वाले 4 हो गए। फिर उसके बाद आप बाकियों को देखते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी के हिसाब से आप बैलेंस करते हो। ये आसान है, आप 1-2 बार करोगे तो आसानी से आप समझ जाओगे। फिर ये वाला आप ध्यान रखना, ये कभी अगर एग्ज़ाम में आ गया तो 3Fe + 4H2, Fe3O4 4H2। फिर उसके बाद अभिकारकों की भौतिक अवस्था भी हम लिखते हैं, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था ये, जलीय विलयन के लिए AQ। तो ये आपका इस तरीके का होता है। दाब, ताप, उत्प्रेरक अगर लिखना हो तो हम तीर के ऊपर लिखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोई भी दहन अगर होता है तो कोयले का दहन हो गया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जल का निर्माण जब होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। फिर ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना बुझा चूना। इसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसे हम शुष्क चूना भी कहते हैं। जब इसको हम पानी के साथ मिलाते हैं H2O के साथ तो बनता है आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत बार पूछ लेता है, और इसमें होता है आपको साथ के साथ ऊष्मा भी निकलती है, और इसीलिए ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी कहलाती है। जिसमें जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकले वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी, और जिसको ऊष्मा देनी पड़े वो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माशोषी। तो ये एक तरह से आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है, जो अभी हमने पढ़ा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे दहन अगर हम करते हैं गैस का तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बनती है। ये क्वेश्चन भी आता है इंपॉर्टेंट कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको आप कैसे दर्शाओगे। तो श्वसन में क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर के द्वारा अलग अलग कार्य करने में किया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूट जाएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी या ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो किसी भी तरीके से अगर आप अभिकारक को ऊष्मा देते हो तो वह कहलाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और सबसे पहला अगर हम देखें वियोजन जो है ऊष्मा के कारण अगर वियोजन होता है, टूटता है, तो वह कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन मतलब किसी चीज़ को आप गर्म करके अगर तोड़ रहे हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है कि जब भी फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है, जब आप इसे गर्म करते हो तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और जो कि भूरा लाल रंग का होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये 2 गैस निकलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। इसको जब आप गर्म करते हो तो बिना बुझा चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलता है। तीसरा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भूरे रंग की गैस होती है। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि अगर पदार्थ ए है उसको गर्म किया और भूरे रंग की गैस निकली तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 आपके ऊष्मीय वियोजन हैं। अगला है विद्युत वियोजन। जब विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, जब आप जल को विद्युत धारा जल से पास कराते हो तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। अब इसमें ऑक्सीजन किस तरफ और हाइड्रोजन किस तरफ जमा होता है, इसमें देखो आपको ध्यान रखना है। जो
बाएं तरफ है वो होता है एनोड, दाएं तरफ होता है कैथोड, और कैथोड के ऊपर जो है वो होता है आपका नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज एनोड पे है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये अट्रैक्ट होगा कैथोड पे, तो ये जाता है कैथोड के पास और ऑक्सीजन आता है एनोड के पास। तो एनोड पे जो जमा होता है वो ऑक्सीजन, कैथोड पे जो जमा होता है हाइड्रोजन। ये बहुत बार आपसे पूछता है। और एक और चीज़ इसमें पूछी जाता है, इनका जो द्रव्यमान का रेशियो है वो क्या होता है। तो अगर हम देखें, अगर इसको ध्यान से देखो तो 2H2 और O2, तो हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन का हो गया 32। तो जो बनता है वो 1:8 का रेशियो, 1:8 का जो है 1:8 का अनुपात होता है इनके द्रव्यमान का जब ऊष्मीय वियोजन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो एनोड पे ऑक्सीजन जमा होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपका प्रकाशीय वियोजन। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, और ये सब एक ऊष्माशोषी प्रकृति का होता है जिसमें ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में अवशोषित होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कि AgCl सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोराइन गैसेस में से निकल जाता है, वियोजन हो जाता है AgBr में Ag+Br2, और इसका इस्तेमाल जो है वो श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ये बहुत पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है, और इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। और इसीलिए क्यों ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित ना हो, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर्ड बॉटल्स यानी कि जो गहरे रंग के बॉटल में रखा जाता है और रोशनी से दूर रखा जाता है। और अगर रोशनी की उपस्थिति में किस रंग में परिवर्तन हो जाता है, धूसर रंग में। धूसर मतलब जो आपका सिल्वर कलर होता है, ग्रे कलर, उसे हम कहते हैं धूसर रंग। उसके बाद है ऊष्माशोषी। तो अभी हमने पढ़ा जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या तो प्रकाश के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में आवश्यकता होती है, उन सभी को ऊष्माशोषी कहा जाता है। तीसरी अभिक्रिया है आपके विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसमें दो रिएक्शन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला है जब हम कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, ये होता है आपका नीले रंग का। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीले रंग का होता है। जब इसमें हम आयरन मिलाते हैं, लौह चूर्ण मिलाते हैं, तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है जो कि आपका हरा रंग बन जाता है, और ये कील के ऊपर आपको कॉपर की परत जो है भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो बहुत बार ये पूछा जाता है रंग में परिवर्तन। तो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, उसमें अगर आप आयरन मिलाते हो तो जो आयरन है Fe, ये अधिक अभिक्रिया, लोहा जो है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये कॉपर की जगह पर आ जाता है, तो विस्थापित कर देता है कॉपर को और फेरस सल्फेट बना लेता है। इसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कील हमने यहाँ इस्तेमाल की है वो लाल लोहे की जो कील है उसके ऊपर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है, और कॉपर सल्फेट नीले विलयन का रंग जो है वो हरा हो जाता है फेरस सल्फेट के कारण। उसके बाद जिंक में भी मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट नीला होता है और जिंक सल्फेट सफ़ेद हो जाए, मतलब क्लियर सॉल्यूशन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो ये बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो रंगहीन अगर हो गया तो जिंक के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि जिंक भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और अभिक्रियाशीलता का आपको पता होना चाहिए कौन सा अधिक अभिक्रियाशीलता है। खासकर 4 आप अच्छे से जो आपके रिएक्शंस इसमें आते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। तो जिंक जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद कॉपर। उसके बाद द्विविस्थापन, ये इम्पॉर्टेंट क्या, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया अलग अलग तरीक़ों से आता है, इसको ध्यान से समझ लेना। जिन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, कि जब आयंस का आदान प्रदान होता है, मतलब जैसे Na2SO4 है, ये SO2 नहीं है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट।
जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बेरियम जो है सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये सफ़ेद कलर का अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है। तो बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद अविलेय अवक्षेप होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इन सब के अलावा क्या सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती हैं? तो नहीं, सभी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। लेकिन दूसरा जो द्विविस्थापन है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है पोटेशियम आयोडाइड, जो कि येलो कलर या पीले रंग का अवक्षेप बन जाता है। ये भी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है और पोटेशियम नाइट्रेट साथ में बनता है। तीसरा है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, इससे आपका पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। अगला है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन, उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और या ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, इसको आप ऑक्सीकरण कह सकते हो, और अपचयन रिडक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कमी हो, तो या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, उसको हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। तो जैसे इन सब में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसमें क्वेश्चन ध्यान से रखना, अगर आपको जैसे यह अभिक्रिया दी हुई, इसमें पूछा जा रहा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसमें किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन में जुड़ रहा है या इसमें जुड़ रहा है? तो आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन में जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन H2 का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और आगे हम पढ़ेंगे अपचयन के बारे में भी, वो भी हम देखते हैं। अपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि या ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे अभी हमने ये अभिक्रिया पढ़ा, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है? हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये होता है अपचयन। तो अपचयन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। उपचयन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। ये आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का, अपचयन इसका। फिर है इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, जो ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। और इसमें दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जो अपचयन है इसको हम रिडक्शन कहते हैं और उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो उपचयन और अपचयन मिलके हो जाता है रिडक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। हमारे जो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं होती है, जैसे संक्षारण, जैसे लोहे की वस्तु या धातुओं की वस्तु जो ऑक्सीजन और अम्ल आदि के संपर्क में आकर उनके ऊपर जंग लग जाता है, चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, संक्षारण के उदाहरण है। और यशद, इसे बचाया कैसे जा सकता है? यशद लेपन, विद्युत लेपन, ये पेंट करके। फिर विकृत गंधिता, ये भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे खाने के सामान है वो ख़राब हो जाता है, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसका प्रति ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करके विद्युतरोधी बर्तन में रखें। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही था। तो और नाइट्रोजन गैस के द्वारा चिप्स पैकेट में हम इसका इस्तेमाल करते ख़राब ना हो, या फ्रीजर में रख के ठंडा करके। ये चैप्टर से आप क्वेश्चंस आसानी से देख सकते हो और बहुत आसानी से इसके आप क्लियर कर सकते हो। अब उसके बाद देखते हैं हम दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ चैप्टर के अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं सभी चैप्टर्स का। क्वेश्चन आंसर्स अलग से हम फिर एक वीडियो आएगी जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के तीनों की एक अलग वीडियो आएगी जिसमें सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट अध्याय है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल, क्षारक और लवण, तो अम्ल की अगर हम बात करें तो स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करता है। अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयंस देता है और क्षारक जो है जलीय विलयन में OH- आयंस देता है। जलीय विलयन में ये विद्युत का चालन करता है और क्षारक भी विद्युत का चालन करता है।
अब अगर ये अम्ल के भौतिक गुण हैं ये चारों, और ये क्षार के भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और क्षार जो है अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। और धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे। फिर पीएच स्केल, तो पीएच क्या होता है? ये विलयन में H+ आयंस की सांद्रता बताने के लिए ये 0 से लेके 14 तक एक स्केल होता है, जिसमें 7 जो है वो उदासीन या लवण को दर्शाता है। जितना हम कम आते जाएंगे उसमें उतना हाइड्रोजन आयंस की वृद्धि होती जाएगी, और पीएच कम का मतलब उतना प्रबल अम्ल, और पीएच जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रबल क्षार होगा वो। और लवण कुछ साधारण जैसे NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका? ये लवण नहीं है, ये है आपका क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है जब NaCl और H2O को जब आप मिलाते हो, और इस तरीके से क्लोरीन और हाइड्रोजन आप इसमें से निकलता है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये विरंजक चूर्ण, ये भी बहुत पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप क्लोरीन गैस उसके साथ अभिक्रिया कराते हो तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O, जो कि विरंजक चूर्ण बनता है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? तो NaCl, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब का अभिक्रिया करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, जो कि आपका बेकिंग सोडा होता है। फिर है धावन सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट को जब आप 10 अणु H2O के साथ अभिक्रिया कराते हो तो सोडियम कार्बोनेट .10H2O, जो कि धावन सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इससे आपका कैल्शियम सल्फेट जो है जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से पानी बाहर निकल जाता है, और ये ½ H2O होता है। तो POP प्लास्टर जो है वो हार्ड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हार्ड है तो इसमें पानी की मात्रा कम होगी। जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में या पानी के अणु मिला दोगे तो आपका बन जाता है जिप्सम। अगला है अम्ल। अभी जो हमने पढ़ा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले को लाल में परिवर्तित करते हैं, जल में H+ आयंस देते हैं, और एसिड शब्द का ही मतलब होता है एसिडस। प्रबल अम्ल जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे HCl, H2SO4, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो आपका दही में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो आपका टमाटर में पाया जाता है। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है। तनु अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल जो है वो कम मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जब तनुकरण किया जाता है कि जब सांद्र अम्ल को तनु किया जाता है, मतलब जब उसकी जो अम्ल की मात्रा है वो कम की जाती है, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जल के अंदर एक एक बूंद करके हम अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल के अंदर जल मिलाते हैं। अम्ल के अंदर जल मिलाने से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, जिससे आपका जो एपरेटस है, जो जिस कांच के बर्तन में रखा हुआ वो भी टूट सकता है, आपका बीकर टूट सकता है। इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ये, तो इस कारण से कभी भी तनुकरण किया जाता है तो हमेशा अम्ल को धीरे धीरे बूंद बूंद करके जल में मिलाया जाता है, जल को अम्ल के अंदर नहीं मिलाया जाता है। अगला है क्षारक। क्षारक या बेस, जैसे हमने कहा स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं। ये लाल को नीले में परिवर्तित करते हैं और OH- आयंस देते हैं। प्रबल क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षारक में हो गए आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार क्या होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है? तो वो सभी क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें कहा जाता है क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं? क्षार होते हैं। उसके बाद है लवण। तो लवण अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया जब होती है आपस में तो उससे लवण प्राप्त होता है, जैसे NaCl, KCl। अब उसके बाद कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए या तो रंग से या गंध से इसका पता लगाने के लिए हम कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कहा जाता है सूचक, और ये रंग और गंध में परिवर्तन ले आते हैं। अम्ल और क्षारक माध्यम में अलग अलग रंग या गंध देते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए। अगर हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी,
ये सभी प्राकृतिक सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचक की बात करें तो जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, और गंधीय सूचक में वेनिला प्याज और लौंग तेल, इनका गंध जो है अम्ल और क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अगर हम देखें प्राकृतिक सूचक की तो लिटमस जो है वो, ये बहुत बार पूछा जाता है किससे प्राप्त होता है, तो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, लिटमस एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो 2 तरह के होते हैं, लाल और नीले। तो लाल अम्ल के साथ जो है वो लाल रंग देता है लिटमस, और क्षार के साथ नीला रंग देता है। पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस अम्ल के साथ लाल रंग और क्षार के साथ हरा रंग देता है, ये पूछ लिया जाता है। हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं करता और क्षार के साथ लाल रंग देता है, ये ध्यान रखना। हल्दी का लाल रंग क्षार के साथ देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर है हाइड्रेंजिया के फूल, तो हाइड्रेंजिया के फूलों का रस अम्ल के साथ नीला रंग देता है और क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है कृत्रिम सूचक जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। तो फिनोल्फ्थेलिन रंगहीन रहता है किसमें, अम्ल के साथ, और गुलाबी हो जाता है क्षारक के साथ। तो पूछा जाता है अगर फिनोल्फ्थेलिन गुलाबी रंग देता है तो कौन सा पदार्थ होगा, तो वो क्षार होगा। फिर मिथाइल ऑरेंज, ये लाल रंग देता है अम्ल के साथ, पीला रंग देता है क्षार के साथ। फिर गंधीय सूचक में 3 हम इस्तेमाल करते हैं, प्याज का रस जिसकी अम्ल के साथ बहुत ज़्यादा गंध देता है, तीक्ष्ण गंध, क्षार के साथ कोई गंध नहीं देता है। वनीला में समान गंध रहती है और इसके साथ कोई गंध नहीं क्षारक के साथ। लौंग के तेल की अगर हम बात करें तो गंध जो है वो समान रहती है और क्षारक में कोई गंध नहीं होता है, तो इससे आप पता लगा सकते हो। अब है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, जो कि हमने पढ़े। अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फिर क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सभी जो धातु है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, कुछ कुछ देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपके एग्जाम में आता ही आता है, कि जब हम क्षारक को, जैसे NaOH क्षार है, इसको धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं Zn के साथ, तो ये बन जाता है NaZnO2, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस इससे निकलता है। और हाइड्रोजन गैस के पता करने के लिए हम कौन सा अभिक्रिया कराते हैं, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर उसके साथ सामने जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं तो पॉप ध्वनि करके वो जलता है, जिसे हम पॉप टेस्ट भी कहते हैं, जो कि आपको कराया भी हुआ है। उसके वीडियोस आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस से जब परखनली के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप ध्वनि आती है, इसी से हाइड्रोजन की उपस्थिति का पता चलता है। फिर है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट लग जाता है तो बाइकार्बोनेट कहते हैं, और कार्बोनेट मतलब जिसके साथ CO3 लगा हो। तो जब अम्ल के साथ हम धातु कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट की हम बात करें, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। क्षारक इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। और बाइकार्बोनेट का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी यही सेम बनता है, बस अभिक्रिया दोनों में अलग अलग होती है, बैलेंसिंग संतुलन अलग अलग होता है, ये आप ध्यान रखना। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जांच करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जांच हम कैसे कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जो चूने के पानी से प्रभावित करते हैं, जो आपका बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इससे प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक सफ़ेद रंग का अवशेप बन जाता है। और यही अवशेप जो है संगमरमर का भी यही फार्मूला होता है। और इस यही कारण है कि अगर हम देखें घरों के दीवारों पे पुताई करने के कुछ देर बाद वो चमकने लगती है। क्यों? क्योंकि वो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये चमकने लगता है। तो ये सफ़ेद अवशेप का निर्माण करता है और ये बहुत चमकीला होता है। फिर अगर अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दें तो फिर दोबारा ये घुल जाएगा और ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है। फिर अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो होता है, उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं लवण, और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है ये। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, ध्यान रखना, अगर अम्ल हमारा प्रबल है और क्षारक दुर्बल है तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका क्षारक दुर्बल है, अम्ल प्रबल है, तो जो प्रबल है उस तरह का लवण बनेगा, तो प्रबल अम्ल तो अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक तो क्षारीय लवण। इसका विलयन का pH जो है 7 से अधिक होगा। और
अम्लीय में 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा तो उदासीन विलयन बनेगा और पीएच का जो विलयन का जो पीएच है वो 7 होगा। और दोनों अगर दुर्बल होंगे तो भी उदासीन बनेगा, जैसे पीएच जो है इसका भी 7 होगा। तो ये आपको चारों याद रखने हैं। फिर है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, इसके साथ अगर आप अम्ल का अभिक्रिया कराते हो तो लवण और जल का निर्माण होता है। और ये आप ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा कि लवण और जल का निर्माण अम्ल के साथ कौन देता है, तो क्षारक देता है। तो इसका मतलब जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कराता है। तो चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सभी कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड, और ये इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। फिर है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड जो अधातु के ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब को अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे लवण बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय। और अम्ल के साथ अभिक्रिया जो अभी हमने कहा, अम्ल का अगर धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल आप ध्यान से समझ लो। अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोनेट के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, लवण तो बनेगा ही बनेगा। सिर्फ धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस। अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और लवण निकलता है। ये ध्यान रखना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ H2 निकलता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। धातु ऑक्साइड के साथ लवण प्लस जल, और क्षार के साथ अगर करते हैं अम्ल की अभिक्रिया तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसी तरह से क्षार का धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है अगर क्षारक का धातु के साथ करते हैं। धातु कार्बोनेट के साथ अगर करें तो कोई अभिक्रिया नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षार का धातु और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अम्ल के साथ लवण और जल, अधातु ऑक्साइड के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस, अधातु ऑक्साइड लवण और जल होगा, ये H2O होगा, H2 नहीं होगा, H2O होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ भी H2O है, ये H2 नहीं होगा। फिर है अम्ल और क्षारक में समानता है। तो अम्ल में अगर देखें तो H+ आयंस प्राप्त होते हैं, क्षारक में OH- आयंस। तो कोई भी अम्ल या क्षारक जब जल में मिलाते हैं तो ये तनुकृत होता है, और जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता जो H3O+ हो जाती है या OH में प्रति आयतन में कमी हो जाती है। फिर है क्षारक और अम्ल की प्रबलता जो है हम किससे दर्शाते हैं, तो वो हम दर्शाते हैं H+ आयंस कितना है या OH- आयंस की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन सार्वभौमिक सूचक अगर हम देखें, सार्वभौमिक सूचक जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, उसके द्वारा हम दर्शाते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयंस के हिसाब से जो pH जो है वो हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता बताता है, और अलग अलग सांद्रता में यह अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। टोटल अगर हम देखें तो लाल रंग, जितना pH जो है, अगर हम 0 से लेकर 14 तक की बात करें, ये होता है आपका 7, तो 7 पे ये लगभग हरा रंग दर्शाता है, हल्का हरा रंग, और जितना ये इधर जाएगा वो लाल होता जाएगा, और जितना इधर जाएगा उतना आपका नीला होता जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको याद कैसे रखने, कहाँ कौन सा होगा, तो आपको ध्यान है विब-ग्योर वाला पैटर्न याद है। ठीक है, VIB, तो G यहाँ आ गया, फिर YOR, तो इधर आते तक रेड होता जाएगा, इधर आते तक आपका बहुत ज़्यादा नीला होता है, बैंगनी टाइप हो जाएगा आपका। तो मिली इनमें नीला ही होता है, तो इस तरह का रंग होता है आपका, उससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो आप। फिर है जल के विलयन में अगर अम्ल H+ आयंस उत्पन्न करते हैं तो वो किस रूप में रहते हैं, वो H3O+ आयंस के रूप में, जिसे हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। तो H+ जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और HCl और H2O का अगर अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयंस के रूप में ये जल में पाए जाते हैं। और क्षारक जो है वो OH- आयंस के रूप में रहते हैं, जैसे NaOH जल में Na+ और OH के रूप में रहता है, MgOH2 भी इसी रूप में रहता है। सभी क्षारक जो हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सभी क्षार जो हैं वो क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। वे क्षारक क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगला है अम्ल के साथ, अगर हम देखें जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी, जो हमने पढ़ा, क्योंकि हमेशा इनको जल में मिलाना चाहिए,
और हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और ऊष्माक्षेपी होने के कारण बहुत अधिक जो है ऊष्मा के कारण ये बाहर छलक सकता है और जल भी सकते हो आप, इसीलिए। और अधिक तापमान के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है, जो हमने पढ़ लिया है। तो जल को जब अम्ल में डालते हैं तो जल को अम्ल में डालने पर ये मिश्रण जो है वो बाहर आकर छलक सकता है और ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसी कारण से कभी भी तनुकरण जब किया जाता है तो जल के अंदर अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल के अंदर जल नहीं मिलाया जाता। फिर है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल। पी का मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द होता है, इसका मतलब होता है शक्ति। तो H+ आयन्स की शक्ति तो 7 है तो उदासीन, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय विलयन। ये हमने पढ़ लिया, 0 से आपका 14 तक होता है। इसमें H+ आयन्स की मात्रा बढ़ती है और जैसे जैसे क्षार की तरफ जाएंगे H+ आयन्स की मात्रा कम होती जाएगी। और ये आपका प्रबल क्षार में OH- आयन्स की मात्रा बढ़ेगी और दुर्बल क्षार में OH- आयन्स की मात्रा जो है वो कम रहेगी, ये आपको पता है। फिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जो हमारे शरीर का पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से 7.8। और वर्षा के जल का हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8। हल्का जो है वो कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर हम वर्षा के जल की बात करें तो इसका पीएच मान 5.6 से जब कम होता है तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। मिट्टी का पीएच थोड़ा सा क्षारीय होना चाहिए। यदि किसी स्थान पर मिट्टी का पीएच कम या अधिक है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। फिर हमारे पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। और अपच जब हो जाता है उसकी स्थिति कब होती है, जब उदर या स्टमक जो है अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करने लगता है। इसके कारण दर्द और जलन का अनुभव भी होता है। और इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटाएसिड प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्षारकों का उपयोग किया जाता है। और सबसे जो कॉमन एंटाएसिड है वो होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। फिर है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जो दांत आपके खराब होते हैं। अगर आप रात को मुंह धो के नहीं सोते हो तो आप रात में खाने के टुकड़े आपके दांत में फंसे रह जाते हैं और धीरे धीरे जो जीवाणु है वो उनको खराब करके और उन अम्ल का निर्माण करते हैं। और दांत का पीएच जब 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। जो हमारे दांतों का इनेमल है ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और ये जल में घुलता नहीं है, लेकिन मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। इसीलिए हम सुबह सुबह उठ के जो दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का। और इसका इस्तेमाल करने से अम्ल की अधिक की मात्रा जो है उसको उदासीन किया जाता है। फिर है पौधों एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो मधुमक्खी जो है उसका डंक एक अम्ल छोड़ता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण दर्द और जल का अनुभव होता है। और अगर हम उस पर बेकिंग सोडा लगा लें तो आराम मिलने लगता है। फिर नेटल का पौधा जो है वो भी एक डंक छोड़ता है, जिसे हम कहते हैं मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। चींटी भी में भी, और चींटी में मधुमक्खी के डंक में भी यही अम्ल होता है और इसी के कारण जलन वाले अनुभव होते हैं। और इसका इलाज डंक, हाँ ये आप ध्यान रखना, डंक वाले स्थान पर, जैसे पौधे का आप पौधे के लिए इस्तेमाल करोगे तो डॉक पौधा, ठीक है, ये डाक पौधे की पत्ती को रगड़ कर, तो डाक पौधे की पत्ती में क्या होता है, क्षार होता है, ये पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद ये अभी हमने पढ़ लिया प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक तो उदासीन लवण, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक, दोनों प्रबल हैं तो उदासीन, प्रबल अम्ल है तो अम्लीय विलयन जैसे NH4Cl, प्रबल क्षारक है तो क्षारीय विलयन, क्षारीय लवण, ये आपका जैसे ये हो गया आपका। फिर अब साधारण नमक से रसायन हमने पढ़ लिया, शुरू में ही देखा था साधारण नमक से अलग अलग तरह के रसायन बनाए जाते हैं। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो ये कैसे बनता है, जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जिसे हम लवण जल या ब्राइन जल भी कहा जाता है, बहुत बार आपको हिंदी में ही दे दिया जाएगा ब्राइन जल। तो ब्राइन जल क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो
तो जब इससे विद्युत प्रवाहित करते हैं हम, तो विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस अभिक्रिया में क्लोरीन का निर्माण होता है और ये क्षार का निर्माण है, तो इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब हम नमक के घोल से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो NaOH निकलता है, NaOH युक्त नमक का घोल। इसका इस्तेमाल किया जाता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए और अपमार्जक कागज बनाने हेतु, कृत्रिम रेशा बनाने हेतु। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया के रूप में। जो क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन कहाँ पर निकलता है? एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ निकलता है? कैथोड पर। ये आपको ध्यान रखना है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव। हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। फिर है जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, PVC में इसका इस्तेमाल होता है, रोगाणुनाशक में, CFC कीटनाशक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अभिक्रिया देखें जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में होता है, तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड और पानी के अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है। और क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है? एनोड पर। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास ही NaOH विलयन बनता है। इसका इस्तेमाल किस किस का कहाँ होता है? तो H2 का ईंधन में, क्लोरीन का जल की स्वच्छता, PVC, CFC में, HCl का इस्तेमाल इस्पात की सफाई और औषधियों में। तो यहाँ पे आपका, उसके बाद NaOH का इस्तेमाल धातुओं को ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज़ बनाने के लिए। क्लोरीन प्लस NaOH को विरंजक चूर्ण के लिए इस्तेमाल होता है, विरंजन और वस्त्र में देखते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है आपको, इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जब आप शुष्क बुझे हुए चूने, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, इस पर क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो CaOH2 के साथ जब आप क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तो CaCl2 प्लस H2O बनता है। ये आपका CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग बहुत बार पूछ लेता है, तो सूती और लिनन के विरंजन में, मतलब उनको साफ करने में, ब्लीच करने में, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है। फिर कागज़ की फैक्ट्री में जो लकड़ी के मज्जे के विरंजन के लिए। फिर रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, मतलब इसको ऑक्सीकारक भी आप लिख सकते हो, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर उपचायक और अपचायक में कन्फ्यूजन हो तो ऑक्सीकारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये 4 इसके उपयोग हैं। अगला है बेकिंग सोडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब NaCl, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सबको एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड। अब प्लस में हमारा NaHCO3, जिसे आप कहते हो बेकिंग सोडा। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक होता है, ठीक है। और खाना पकाते समय गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है कि जब इसे गर्म किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका इस्तेमाल जो है करते हैं हम बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है? इसमें बेकिंग सोडा के साथ टारटरिक अम्ल मिला दिया जाता है। इस अभिक्रिया से जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी के कारण जो हमारा ब्रेड है या केक है उसमें खमीर उत्पन्न जो होता है वो इसी के कारण होता है और वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ये एक एंटा एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, इनो वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो अम्ल है वो H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है और जो सोडा है वो आपका NaHCO3 ये इस्तेमाल किया जाता है, जो हम अग्निशामक आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का फॉर्मूला आता है Na2CO3.10H2O, 10 H2O जरूर आपको याद रखना है। ये जब हम सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह एक क्षारकीय लवण है Na2CO3.10H2O। और इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। बोरेक्स के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। घरों में साफ़ सफाई के लिए, साबुन है तो घरों में साफ़ सफाई के लिए, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद ये भी आता है इम्पोर्टेंट, काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर क्या होता है? हार्ड होता है तो इसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो 2 फार्मूले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जिप्सम और प्लास्टर पेरिस में, वो हम देख लेते हैं।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा जल का अणु होता है। तो जब जिप्सम में कितना होता है, 2 जल के अणु, और 2 जल के अणु को जब गर्म किया जाता है कितने पर, 373 केल्विन पर, तो ये जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है जिसमें अगर दोबारा हम जल मिला दें तो पुनः जिप्सम बनकर ठोस रूप ग्रहण कर लेता है। जो CaSO4 में जब ½ H2O, तो ये सफ़ेद कलर का चूर्ण होता है, कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये जिप्सम बन जाता है जो कि हार्ड हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं, खिलौने, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिपकाने में। तो जिप्सम में 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O। फिर है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या है कि जब लवण के एक सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है उसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 H2O होता है, सोडियम कार्बोनेट में 10 होता है, CaSO4.2H2O, मतलब जिप्सम में आपका 2H2 होता है। इसके अलावा बहुत बार FeSO4.6H2O भी होता है आपका फेरस सल्फेट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है हमारा धातु एवं अधातु। तो अगर हम बात करें अभी वर्तमान में टोटल ज्ञात तत्व कितने हैं, 118, जिसमें 90 से अधिक धातु हैं, 22 अधातु हैं और कुछ उपधातु है। कुछ धातुएं जो आमतौर पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में हमने पढ़ा ही, हमारे आसपास की धातुओं का क्या उपयोग होता है ये सब आपको पता ही है। अधातुएं जो हमारे आसपास होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, अलग अलग इनका इस्तेमाल होता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। और श्वसन में, दहन में कार्बन का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल, हाइड्रोजन का इस्तेमाल आप देख लो, ये सब आपने काफ़ी पढ़ा है और ये कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फिर है धातु और अधातुओं में अंतर। तो कुछ ही धातु और अधातु में अंतर में आपको 2-3 अधातुएं और धातुओं का देख लो, काफ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको देख लेते हैं। तो धातु और अधातु की अगर बात करें तो आमतौर पर सभी धातु ठोस होते हैं, परंतु कुछ धातु जैसे मरकरी जो है उसके अतिरिक्त सभी धातु जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन अधातुएँ गैसीय अवस्था में भी होती है, जैसे क्लोरीन ठोस अवस्था में होता है जैसे आयोडीन, और द्रव अवस्था में होता है जैसे ब्रोमीन। तो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद धातुओं में तन्यता होती है, मतलब खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्ध्यता मतलब पीटकर उनको चादर की तरह बनाया सकता है। अधातुओं में ये दोनों गुण नहीं होते, ना अधातुएं ना ही तो तन्य होती हैं ना ही आघातवर्ध्य होती हैं। उसके बाद है धातुओं का जो गलनांक है वो सामान्यतः उच्च गलनांक होता है, ये जल्दी नहीं गलती हैं। जैसे कुछ हैं इसके जो अपवाद, जैसे सीजियम और गैलियम, इनका गलनांक काफ़ी कम होता है, इनको हाथ पे रखने पे भी ये गल जाते हैं। और अधातु में हीरा के अतिरिक्त सभी का गलनांक काफ़ी कम होता है। फिर है लेड और मरकरी को छोड़कर अधिकांश ऊष्मा से विद्युत के सुचालक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। और ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो अधातुओं में कुचालक होते हैं विद्युत के। इसके अलावा ध्वनिक और चमक दर्शाने वाले होते हैं धातु। अधातु ध्वनिक नहीं होते, चमकहीन होते हैं, बस आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक होती है। फिर सामान्यतः धातुओं का जो है घनत्व जो है वो उच्च होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व बहुत कम होता है। अधातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है क्षारीय या उभयधर्मी। अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है अम्लीय। धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अधातु ऑक्साइड भी हाइड्रोजन को, अगर हम देखें, अम्ल के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, उसमें हाइड्रोजन नहीं निकाल पाती। उसके बाद अधातु ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये आयोनिक, धातु ऑक्साइड की बात करें तो आयोनिक होते हैं। अधातु ऑक्साइड सहसंयोजी आबंध के होते हैं। क्या होता है सहसंयोजी, वो अगले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रिया करें तो वायु में बहुत जल्दी जल जाते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम आकस्मिक आग से रोकने के लिए अगर हम इसको हवा में छोड़ दें तो आसानी से ये आग लग सकता है, इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है।
इसीलिए जलाने से पहले इन्हें साफ़ किया जाता है। फिर मैग्नीशियम के रिबन को अगर वायु में जलाए तो सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन जाता है। आयरन और कॉपर को वायु में गर्म करने पर वो जलते नहीं हैं, लेकिन ऑक्साइड बना लेते हैं। ज्वाला में अगर हम बहुत ज़्यादा तेज लौ में लोहे की चूर्ण डालें तो वो तेज़ी से जलने लगते हैं। फिर अगर हम बात करें सिल्वर या चांदी और गोल्ड यानी सोना, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये तो सोडियम का अभिक्रिया। फिर है उभयधर्मी ऑक्साइड, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 अम्ल मतलब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो AlCl3 लवण देता है प्लस जल का निर्माण करता है। तो अब यहाँ ये अम्ल है तो ये एक क्षार की तरह बिहेव कर रहा है। फिर जब इसको एक क्षार के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी ये आपका लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ ये एक क्षारक है तो ये एक अम्ल की तरह से प्रवृत्ति इसकी हो रही है। तो ये दोनों तरह की प्रवृत्ति दर्शाता है, इसीलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फिर उसके बाद होता है धातुओं का एनोडीकरण, कि ये है जल के साथ अभिक्रिया। तो अलग अलग धातुएं जो हैं वो जल के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठंडे जल के साथ भी जो अभिक्रिया कर लेती हैं वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम, और केवल भाप के साथ आयरन और एल्यूमिनियम। अच्छा, ये ध्यान रखना आप, कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस उसके नीचे चिपक जाते हैं इसलिए वो तैरने लगता है। यही चीज़ मैग्नीशियम के साथ भी होता है, जब उनको जल के साथ अभिक्रिया कराता है कि ऊपर तैरने लगती है। फिर है पोटेशियम और को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये H2 देता है, ये H2 और ये H2। ये हमने पढ़ा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं और धातु तैरना प्रारंभ कर देती है। एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन जो है वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फिर है तनु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण होगा। तो ये सभी धातुएँ जो हैं ये अभिक्रिया कर लेती हैं और इससे हाइड्रोजन गैस बनता है। बस कौन से धातु नहीं करते? तो कॉपर, मरकरी, चांदी, ये तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अच्छा, ये तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। कौन? तो जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उपचयित होकर H2O का निर्माण कर लेती है। इसीलिए जब नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस की जगह किसका निर्माण हो जाता है? H2O का। परंतु सिर्फ दो ऐसे धातु हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, यही ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देती हैं। बाकी सभी जो हैं वो उपचयित हो जाती हैं, ऑक्सीकारित हो जाती हैं और H2O या जल का निर्माण कर लेती है। फिर है एक्वा रेजिया, ये क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इनका 3:1 का रेशियो, सांद्र ये 3 और ये 1, 3:1 का रेशियो होता है आपका। 3:1 का अनुपात होता है आपका, 3 और 1 का अनुपात होता है हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण का। इसका इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में। फिर धातु के साथ अगर हम बात करें अन्य लवणों की अभिक्रिया जो है धातु के साथ, धातु जैसे धातु A और अगर दूसरे लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें विस्थापित हो जाता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। और विस्थापन अभिक्रिया के लिए अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित कर देती हैं। ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी होता है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये होता है आपका। इसमें आप कह सकते हो, याद रखने के लिए हमने बताया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। और फिर कॉपर, फिर मरकरी, ये आपने पढ़ा ही हुआ है। तो कॉपर को अगर हम AgNO के साथ करेंगे तो AgNO3 के साथ कॉपर अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट नीले रंग पर देने लगता है। कॉपर चांदी से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण चांदी को विस्थापित कर देता है उसके लवण से।
फिर है धातु और अधातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया अगर हम कराएं तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। अगर हम देखें धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया कराती है तो किस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, वो बनते हैं आयोनिक आबंध। धातु क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन्स लेने का। तो धातु इलेक्ट्रॉन्स दे के धनायन बना लेते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन्स लेके ऋणायन बना लेते हैं और इस तरह से आयोनिक कंपाउंड बनता है। तो ये आप ध्यान रखना, जैसे Mg मैग्नीशियम में 282 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और 2 और 8 Mg2+ का हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है क्योंकि इसको अष्टक के नियम के अनुसार अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन ये अक्रिय गैस नोबल गैस कन्फिग्रेशन ये लेना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है और 2 पॉजिटिव चार्ज ले आता है। फिर क्लोरीन को ये अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 क्लोरीन से 2 Cl- बन गया। अब अगर हम देखें तो इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने एक इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये Mg2+ और Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बन जाता है, लेकिन 2 Cl है तो ये MgCl2, इसीलिए फॉर्मूला होता है आपका MgCl2। फिर आयनिक यौगिक की अगर हम गुण धर्म की बात करें तो ये कठोर होते हैं, ठीक है, और भृंगुर होता है आपका, इनका ये भृंगुर नहीं होते, कठोर होते हैं, ये गलत दिया हुआ इसमें, मतलब ये आप आसानी से जल में अलग अलग हो जाते हैं, ये है इसका मतलब। उसके बाद गलनांक इनका और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। अंतर आयोनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामान्यतः जल में घुलनशील होता है, पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होता है और ये गलित अवस्था और विलयन रूप में विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपलब्ध होने के कारण विद्युत प्रवाहित हो सकते हैं। फिर है धातुओं की प्राप्ति, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। धातुओं की अगर हम प्राप्ति की बात करें तो खनिज क्या होते हैं, तो प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व और धातुओं के यौगिकों को खनिज कहा जाता है। और अयस्क वे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु प्रचुर मात्रा में होती है और उसे निकालना सरल और लाभकारी होता है। अगर हम देखें सक्रियता श्रेणी में निचली धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। हालांकि कॉपर और सिल्वर जो है वो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। और सक्रियता श्रेणी में मध्य में जो हैं वो धातु प्रमुखतः या तो सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे जिंक, आयरन और लेड। अधिक अभिक्रियाशील धातु स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। उसके बाद गैंग क्या होता है, जब खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें गैंग कहते हैं। फिर है धात्विकी, तो अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो क्रम है उसे हम धात्विकी कहते हैं। सबसे पहले अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रीकरण किया जाता है और सांद्रित अयस्क से धातु की प्राप्ति होती है और फिर अशुद्ध से शुद्ध धातु का परिष्करण द्वारा प्राप्ति होती है। तो धातुओं का जब निष्कर्षण किया जाता है तो सबसे पहले अयस्क को वायु में गर्म किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें सिनेबार किसका होता है, मरकरी का, पारे का जो अयस्क होता है उसे हम कहते हैं सिनेबार। तो ये सल्फाइड रूप में होता है, तो जब HgS मरकरी सल्फाइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये HgO बनता है, ऑक्साइड रूप में परिवर्तित होता है और फिर उसको गर्म करके हम धातु हमारा निकल जाता है, फिर और गर्म करेंगे तो शुद्ध धातु हमारा बन जाता है। ये तो है आपका सिनेबार का। लेकिन अगर सल्फाइड है तो पहले हम इसको अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, फिर कॉपर ऑक्साइड और सल्फाइड को एक साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड इससे बाहर हो जाता है। फिर मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण अगर देखें तो ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना दुर्लभ होता है, ऑक्साइड से अयस्क प्राप्त करना सुलभ होता है, इसीलिए सल्फाइड को पहले सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में पहले परिवर्तित किया जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना, यह प्रक्रम कहलाता है भर्जन। और फिर ऑक्साइड से तो अभी हमने पढ़ा ही, ऑक्साइड से आप आसानी से उसको रिडक्शन कर सकते हो, उसका अपचयन करके हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगर अयस्क को सीमित वायु में गर्म करते हैं, कार्बोनेट के लिए हमको क्या है, सीमित वायु में गर्म करना पड़ता है क्योंकि इसमें पहले से ही ऑक्सीजन है। तो सीमित वायु में जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब सीमित वायु में करते हैं तो इसे हम कहते हैं निस्तापन। और जब
वायु की प्रचुर मात्रा होती है तो उसे हम कहते हैं भर्जन। तो सल्फाइड के लिए भर्जन, कार्बोनेट्स के लिए निस्तापन। फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन कैसे करते हैं, तो उसको एक अपचायक के रूप में कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये धातु बन अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। इसके अलावा विस्थापन करके भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ये मैंगनीज और एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम और प्लस ऊष्मा निकल जाते हैं। इसी तरह से आयरन ऑक्साइड के साथ भी एल्युमिनियम का अभिक्रिया करेंगे तो आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकल जाती है। और ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्मा निकालती है और ये जो आयरन निकलता है ये गलित अवस्था में प्राप्त होता है, मतलब इतना ऊर्जा निकलती है कि लोहा जो है वो गलित अवस्था में होता है, मतलब पिघले हुए रूप में प्राप्त होता है। और इसीलिए इसका उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। और इसी अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। जब हम आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लोहा जो है वो गल जाता है ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। फिर है शीर्ष जो श्रेणी है उसमें धातुओं के निष्कर्षण के लिए जो धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, ठीक है। लेकिन जो शीर्ष क्रम वाले हैं उनके लिए अगर हम देखें तो विद्युत अपघटन के द्वारा उनका अपचयन करके इनको प्राप्त किया जाता है। अगर सोडियम को हम गलित अवस्था में देखें तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम इसको देखें कैथोड पे अगर है तो ये आपका सोडियम आयंस, क्योंकि कैथोड के ऊपर आपका कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो उसके ऊपर सोडियम आयन जाके जमा हो जाता है। एनोड पे क्लोरीन जाके जमा हो जाता है। इस तरह से धातुओं का परिष्करण करते हैं। एनोड पे अशुद्ध कॉपर धातु की छड़, कैथोड पे शुद्ध कॉपर धातु की छड़, इस तरह से विद्युत अपघटन द्वारा उनका परिष्करण किया जाता है। जैसे ये वाला है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अगर कॉपर सल्फेट का मान लो विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है तो इसमें एनोड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो कॉपर है वो कहाँ जाके जमा हो जाता है, वो आपका कैथोड पे जाके जमा हो जाता है और एनोड के नीचे एक अपद्रव्य आ जाता है जिसे हम एनोड पंख भी कहते हैं। फिर संक्षारण, यहाँ से क्वेश्चन आता है संक्षारण क्या होता है। तो अपने आसपास कोई भी धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर, चांदी जो है वो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो कि काले रंग का हो जाता है। लोहा जो है वो भूरे रंग की परत हो जाती है जो जंग के कारण होती है। ये वायु और आर्द्रता में बनता है। फिर है कॉपर, यह जिसे हम तांबा कहते हैं। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। फिर संचारण से सुरक्षा करने के लिए लोहे से जंग से बचने के लिए पेंट का इस्तेमाल करा जाता है, ग्रीस का। यशद लेपन मतलब जिंक की लेयर को, जिंक की परत को चढ़ाने को हम यशद लेपन कहते हैं। फिर क्रोमियम की लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। मिश्र धातु में आपके 2-3 इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो मिश्र धातु है उसमें धातु ये अन्य धातुओं या अधातुओं के साथ समांगी मिश्रण में बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें लोहा को कठोर बनाना हो तो कार्बन की थोड़ी सी मात्रा उसमें मिला दी जाती है। लोहे में निकेल और क्रोमियम जैसे पदार्थ मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील इस्पात बनाने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कठोर और जंग रोधी होता है। मरकरी को अन्य तत्वों के साथ मिश्रित करने पर अमलगम बनता है। अमलगम में मरकरी के साथ, यशद लेपन में जिंक के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पीतल की अगर हम बात करें, पीतल का निर्माण करने के लिए कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है। कांसा जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है आपकी कांसा, और इन दोनों मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया जाता है शोल्डर, जो हमारे तार इस्तेमाल करते हैं तारों को जोड़ने के लिए। इसमें शीशा और टिन, लेड और टिन का इस्तेमाल होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम मिश्र धातुओं में क्या होता है, या तो अधिक हो जाएगा, अधिक अगर धातु की अपेक्षा अधिक कोई भी गुण लाता है तो दृढ़ता, कठोरता, संक्षारण के प्रति, और कम क्या हो जाता है, गलनांक और विद्युत चालकता। तो इस तरीके से ये हमने चैप्टर ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब एक और चैप्टर आपका बचा है कार्बन। अब केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो
कुछ फैक्ट्स जो हमको पता होने चाहिए कि कार्बन जो है 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ कितना रूप में हमारे कार्बन उपस्थित होता है। तो कार्बन जो है भूपर्पटी पे खनिज रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 0.03% उपस्थित होता है। और सजीव में जितनी भी सजीव संरचनाएं हैं उनमें कार्बन पे ही आधारित होती हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या जैसा कि हमको पता है 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना होगा या 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा, लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? अगर प्राप्त करेगा तो नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना बहुत कठिन होगा, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। तो इसी कारण से कार्बन जो है वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसीलिए कार्बन आयनिक आबंध नहीं बनाता है, आयंस नहीं बनाता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और इसलिए उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ये अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके ये प्राप्त करता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे तत्व परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम होते हैं, और अधिकतर अधातु जो हैं वो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं अपने ही साथ। दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाह्य कक्षीय संबंध हो जाते हैं और निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त होती है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इसके जो अंतिम कोश है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से इसके पास भी 2 हो गए, और यहाँ पर जब इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसके पास भी 2 हो गए। तो हाइड्रोजन अणु H2 अणु बन जाता है। इस तरह से अधिकतर अधातु करते हैं, जैसे O2, N2। और जितने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है उतना ही आबंध बनता है। तो हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी तो एकल आबंध बना था। जब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, और यहाँ पे टोटल दोनों ऑक्सीजन के इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और इसके बीच जो आबंध बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जिसे हम द्वि आबंध कहते हैं। और इसी तरह से नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन्स का आबंध बनता है, जिसे हम त्रिआबंध कहते हैं। फिर अलग अलग जो अधातुएं हैं, जैसे पानी जो जल जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन के साथ ये 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति कर लेता है। इसी तरह से अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन 2 है, तो हर ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। तो इस तरह से ये आपके बनते हैं, इसमें आपको देख लेना है। फिर सहसंयोजी, अगर यौगिक की हम बात करें, उसके गुण की बात करें, तो क्योंकि इनका आबंध सहसंयोजी होता है इसीलिए इतना ज़्यादा इसमें अंतर आणुक बल नहीं होता है, इनका अंतर आयनिक बल कम होता है। इस वजह से क्वथनांक और गलनांक इनके कम होते हैं, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आवेशित कण नहीं बना पाते। फिर अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन के अलग अलग रूप हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है हीरा। हीरा प्रत्येक कार्बन जब 4 अन्य कार्बन के साथ आबंध बनाता है, और हीरा बहुत कठोर होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, हर कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, और चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करने में सक्षम होता है। और क्योंकि इसमें चौथा जो है मुक्त गति कर सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा जो अपर रूप होता है वो है फुलरिन। फुलरिन सबसे छोटे, फुलरिन में 60 कार्बन के परमाणु रहते हैं, एक फुटबॉल की तरह। और हीरे की अगर हम बात करें तो आभूषण में इसका इस्तेमाल होता है, तापमापी में इसका इस्तेमाल होता है। ये ज्ञात सबसे कठोर तत्व में हीरा एक माना जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल स्नेहक में, पेंसिल की लेड में, इलेक्ट्रोड्स बनाने में, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोड जो हम इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स बनाने में। फिर है इन अपर रूपों के रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं क्योंकि सभी में कार्बन होता है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट का अंतर पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। तो हीरा कठोरतम पदार्थ है और ग्रेफाइट कोमल पदार्थ होता है। हीरा विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। हीरा जो है पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। फिर कार्बन की अगर हम देखें तो एक सर्वतोमुखी प्रकृति होती है।
मतलब कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति के कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम होता है। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जो चतुसंयोजकता, कि 4 अलग अलग के साथ संयोजकता साझेदारी करने की प्रवृत्ति। उसके बाद श्रृंखलन और समावयवन। श्रृंखलन क्या होता है? कार्बन के परमाणु अपने साथ ही आबंध, कार्बन के परमाणुओं के साथ ही आबंध बना लेते हैं, इस प्रवृत्ति को कहते हैं श्रृंखलन। और इस प्रकार सिलिकॉन भी श्रृंखलन करता है, लेकिन उसमें सिर्फ 7 या 8 परमाणुओं तक ही श्रृंखला होती है, लेकिन कार्बन बहुत अधिक कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बना सकता है। दूसरा, चतुसंयोजकता, तो 4 संयोजकताएं होने के कारण कार्बन जो है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और भी अलग अलग तत्वों के साथ परमाणुओं की सहसंयोजी आबंध बना सकता है। और कार्बन छोटे आकार होने के कारण इलेक्ट्रॉन के जो युग्म है उसको नाभिक मजबूती से पकड़े होते हैं और इसलिए ये यौगिक स्थायी होते हैं। अब संतृप्त और असंतृप्त अगर हम बात करें कार्बन यौगिक की, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को मिलकर हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें तो एक होता है श्रृंखला और एक चक्रीय। अगर हम श्रृंखला की बात करें तो एक तो सीधी श्रृंखला हो सकती है या ब्रांच श्रृंखला या शाखित श्रृंखला। सीधी श्रृंखला में आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। असंतृप्त की अगर हम बात करें, सबसे पहले संतृप्त की बात करें तो जिसके सभी कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में होते हैं तो उसे हम कहते हैं एल्केन। इसका आम फॉर्मूला होता है CnH2n+2। असंतृप्त में एल्कीन, जिसमें एक ना एक कार्बन द्वि आबंध में हो, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन, जिसमें एक ना एक कार्बन त्रि आबंध में हो, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2। उसके बाद अगर हम चक्रीय की बात करें जो एक साइकिल में होता है तो इसे हम एली चक्रीय भी कहते हैं या साइक्लो हम नाम देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इसका। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन द्वि और त्रि आबंध बनाने हेतु कम से कम 2 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है, इसलिए एल्कीन और एल्काइन में प्रथम सदस्य में 2 कार्बन के परमाणु होते हैं। अच्छा, जो 2 कार्बन वाले होते हैं उसको हम कहते हैं एथेन। ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक को हम कहते हैं मेथ, तो 1 कार्बन वाला एल्केन होता है मेथेन, 2 वाला होता है एथेन, 3 वाला होता है प्रोपेन, 4 वाला होता है ब्यूटेन, 3 वाला प्रोपेन, 4 वाले को हम कहते हैं ब्यूट। तो अगर एल्केन है तो ब्यूटेन, एल्कीन है तो ब्यूटीन। 5 वाला होता है पेंट, 6 वाला होता है आपका हेक्स, 7 वाला होता है आपका हेप्ट, 8 वाला होता है ऑक्ट, और इससे ज़्यादा वैसे आता नहीं है, इतना आप डिटेल में समझ लो। 9 वाला नॉन और 10 वाला डेक। तो अगर हम बात करें 2 कार्बन वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, तो 2 कार्बन जिसमें संतृप्त है तो एकल आबंध होगा तो C+C और बाकी सभी जगह हाइड्रोजन आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H6। ठीक है, ये एथेन की संरचना हो गई। एथीन में क्या है, C के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है तो डबल बॉन्ड बनता है और फिर बाकी इसके 2 हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि 2 बॉन्ड तो यहाँ बन गए, 2 4 बना सकता है तो एक यहाँ एक यहाँ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H4। फिर इथाइन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है C2H2। ये आपका असंतृप्त होता है। फिर कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिक जैसे हमने कहा, 1 कार्बन है तो मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, ठीक है, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन। और हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन की बात करें तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। फिर एल्काइन की बात करें तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर संरचना के आधार पर चक्रीय या वलय में अगर हम देखें तो इसमें संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। वलय में अगर संतृप्त की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन, और असंतृप्त होता है बेंजीन, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन में, मतलब एक छोड़ के एक कार्बन डबल बॉन्ड में होता है। संरचनात्मक समावयव, इसका मतलब क्या होता है कि उनका फॉर्मूला तो सेम होता है, जिनका सूत्र तो समान होता है, परंतु संरचना अलग अलग होती है। जैसे ब्यूटेन और पेंटेन के समावयव, ब्यूटेन 4 कार्बन अगर सीधी श्रृंखला में है तो ये N ब्यूटेन हो गया। फिर अगर इस तरह का होता है जिसमें 3 एक साथ है और एक चौथा हो गया, इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। और अगर चारों इस तरह से आ गए तो ये नियोपेंटेन कहलाता है। ब्यूटेन के बस ये 2 बनते हैं। पेंटेन के अगर देखें तो एक ये, एक आइसो और एक नियो, 3 तरीके का बनता है।
फिर है विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई भी जो तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, कि कार्बन की संयोजकता 4 बनी रहती है, 4 उसकी संयोजकता बनी रहती है, और ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं उनको हम कहते हैं विषम परमाणु। विषम परमाणु जो है वो अलग अलग परमाणुओं के समूह हो सकते हैं जो कार्बन यौगिक की अभिक्रियाशीलता या अलग रासायनिक गुण, विशिष्ट रासायनिक गुण उसको प्रदान करें अगर, तो उन्हें हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। क्या कहलाते हैं वो? प्रकार्यात्मक समूह। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन अगर है तो उसे हम कहते हैं हेलो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। इसको हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन या हाइड्रोजन का ब्रोमीन या आयोडीन आ जाएगा। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आता है तो उसमें 3-4 तरीके का बनता है। पहला है एल्कोहल, तो एल्कोहल में हाइड्रोजन की जगह OH आ जाता है। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन की जगह पर CHO बॉन्ड बन जाता है। कीटोन में CO बीच में आ जाता है, तो इसलिए कीटोन कम से कम कितना पॉसिबल होता है? अगर C डबल बॉन्ड O बीच में रखना है तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए, इसलिए सबसे सरल जो कीटोन होता है वो होता है प्रोपेनोन, आगे हम पढ़ेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें ये अंतिम में होता है और एक OH और डबल बॉन्ड O दोनों रहता है। फिर है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला को में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे एल्कोहल के हम बात करें तो 1 कार्बन वाला, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, सब में सिर्फ OH के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है, और इनके बीच अगर हम देखें तो अंतर कितने का होता है? 1, और इसके बीच में हमेशा CH2 का अंतर होता है, और द्रव्यमान की बात करें तो 14 इकाई का अंतर होता है। और ऐसे समूह को प्रकार्यात्मक समूह विशिष्टताएं प्रदान करती है, इसलिए ये समान रासायनिक गुणधर्म और अलग अलग भौतिक गुणधर्म दर्शाते हैं। और सदस्यों के अणु द्रव्यमान में अंतर होने के कारण इनके भौतिक गुणधर्मों में भी अंतर होता है। अणु द्रव्यमान बढ़ने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर कार्बन यौगिक की अगर नाम पद्धति की बात करें तो अगर द्विआबंध है तो उसके नाम के पीछे लगता है ईन, अगर त्रिआबंध है तो नाम के पीछे लगता है आइन, अगर एल्कोहल है तो नाम के पीछे ऑल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक अम्ल। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सिर्फ आगे नाम लगता है क्लोरो। यदि एक अणु लगन लगाया जाता है तो ई को हटाकर, क्योंकि 2 जो स्वर हैं ये वॉवेल एक साथ नहीं आते, इसलिए ई को हटाकर लगाया जाता है। फिर है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें तो दहन का मतलब होता है ये कार्बन यौगिकों का जलना। तो जब भी कार्बन यौगिक को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो नीली ज्वाला और वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर कज्जली ज्वाला उत्पन्न होगी, और असंतृप्त हमेशा कज्जली ज्वाला उत्पन्न करता है। कोयला और पेट्रोलियम के दहन के कारण सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निर्माण करते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण करके ऑक्सीकारक के रूप में हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करके अल्कोहल से सीधा उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर है संकलन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है। तो संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जोड़ते हैं हम, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं और निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में, और इससे ये असंतृप्त से संतृप्त हो जाता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो इसे हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल तेल से घी बनाने में किया जाता है। और इसीलिए जो संतृप्त वस्याय अम्ल है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो भोजन पकाने के लिए इसलिए असंतृप्त तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को प्रकाश और ऊष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणुओं के अणु के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे CH4 है और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CH3Cl और HCl हो गया। उसके बाद महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे एथेनॉल, तो गलनांक होता है 156 केल्विन। इथेनोइक अम्ल इसका और इसका एथेनॉल का, अच्छा अभी एथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, तो एथेनॉल का गलनांक होता है आपका 156 केल्विन, क्वथनांक होता है 351। ये जल में घुलनशील होता है और जलाने वाला स्वाद होता है। तनु एथेनॉल की अगर हम बात करें, इसका
सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, और शुद्ध एथेनॉल तो थोड़ा सा ही लेने पर प्राणघातक हो सकता है। इथेनॉल है जिसे हम आमतौर पर अल्कोहल कहते हैं। फिर अगर हम इथेनॉल की बात करें तो C2H5O है जो हम आमतौर पर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, और सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर निर्जलीकरण करके एथीन का निर्माण कर देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हमने कहा कि जो अल्कोहल है या इथेनॉल है, जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और निर्जलीकरण में क्या होता है जब सांद्र H2SO4 443 केल्विन पर, तो ये एथीन बन जाता है, तो असंतृप्त हो जाता है ये। फिर है इसका एथेनॉल का उपयोग क्या क्या किस में किया जाता है, तो साबुन बनाने में, अल्कोहल के पेय में, जो अल्कोहलिक पेय होते हैं उनमें, वाहनों के रेफ्रिजरेटर में एज ए एंटी फ्रीज इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोगशाला के रूप में, दवाइयों के लिए टॉनिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला है मेथेनोइक अम्ल, जिसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसका गलनांक होता है 290 केल्विन, क्वथनांक होता है 391। ये जल में घुलनशील होते हैं, इनका खट्टा स्वाद होता है। और जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सिरका, तो ये 3 से 4% जलीय विलयन होता है एसिटिक अम्ल का, जिसको सिरका कहा जाता है। और जो बिल्कुल शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है वो, क्योंकि तापमान कम होने पर वो जमने लगता है, क्योंकि इसका अब देखो गलनांक काफ़ी कम होता है 290 केल्विन, तो इसलिए लगभग 17 डिग्री सेल्सियस है। तो 17 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वो जल ठोस होने लगता है, इसीलिए उसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। फिर अगर हम मेथेनोइक अम्ल की बात करें अभिक्रिया की, तो ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। और इथेनॉल के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल के साथ जब H2SO4 की उपस्थिति में करेगा तो एस्टर और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टीकरण कहते हैं। ये 3 अभिक्रिया बनाता है। जब आपका CH3COH सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा सिर्फ, तो ये सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड प्लस जल। जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ करेगा, ये एरो इस तरफ होगा, जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो CH3CONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है तो CH3CONA मतलब सोडियम एथॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इन दोनों में सेम होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में एक ही उत्पाद बनता है, बस बैलेंसिंग का फ़र्क है, उसको आप अलग तरीके से संतुलित कर सकते हो। फिर है जब हम इथेनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तब बन जाता है एस्टर, जो कि मीठा स्मेल होता है उसका। एस्टरीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मृदु गंध, जो टॉफ़ी जैसी स्मेल होती है, इसका मृदु गंध वाले पदार्थ बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं एस्टर। और इसमें क्या होता है, जैसे RCOH ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और ROH ये हो गया आपका अल्कोहल। तो इसमें OH और H जो है वो बाहर हो जाता है और ये बन जाता है RCOOR-। और अगर हम इसको देखें, इसका अपघटन करना हो तो एस्टर क्या करते हैं, अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। तो ये एस्टर है। जब हम NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये CH3CONA और ये अल्कोहल बनाता है। और अगर हम देखें इसकी बात करें, तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया करें अगर एस्टर का, तो ये दोबारा से कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल का निर्माण करते हैं। उसके बाद अल्कोहल के अगर हम ये वाला रिएक्शन बात करें, क्षारक के साथ अभिक्रिया कर पे ये सोडियम के कार्बोक्सिलिक सॉल्ट या लवण बनाते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है साबुन का। तो इसका अपघटन जो है जलीय अपघटन कहलाता है, साबुनीकरण, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके साबुन बनाया जाता है। अब साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट या लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल मतलब सॉफ्ट जल के साथ, ये पीने वाले पानी जो अच्छा जल होता है उसके साथ सफाई क्रिया करते हैं, और कठोर जल के साथ प्रभावहीन होते हैं, मतलब उसके साथ झाग नहीं देते। अपमार्जक या सर्फ जिसे आप कहते हो, सर्फ नहीं क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कह सकते हो, सर्फ तो कंपनी का नाम है,
अपमार्जक ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले ये भी होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, लेकिन ये किसके लवण होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट के। साबुन किसके लवण होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के। अपमार्जक किसके लवण होते हैं, अमोनियम और सल्फोनेट के लवण होते हैं। और अपमार्जक जो है वो चाहे वो मीठा पानी हो चाहे कठोर पानी हो, ये सफाई दे सकते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। साबुन के जो अणु हैं उसमें दो तरह के होते हैं, जल रागी और जल विरागी। अगर हम देखें जो उसका आयोनिक भाग होता है, जहाँ पर सोडियम लगा होता है, आयंस लगे होते हैं, ये जल रागी भाग होता है, तो जल के साथ जुड़ने वाला। और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होते हैं ये जल विरागी है, मतलब जल से दूर भागने वाला। तो जब जल रागी सिरा ये होता है और ये जल विरागी सिरा होता है, तो किस प्रकार से साबुन की सफाई प्रक्रिया होती है। ये मान लो आपका ये तेल है, यह गंदगी है, तो गंदगी जो है वो जल विरागी होता है, तो इसके साथ जल विरागी शिरा जाके जुड़ जाता है। अधिकांश तेल मैली होता है और जल विरागी शिरा इसके साथ जुड़ जाता है, और जल के साथ जो जल रागी शिरा है वो जुड़ जाता है। उसके बाद जब जल फोर्स के साथ हम जल को बाहर निकालते हैं, तो ये जो जल रागी शिरा है, सोडियम जो है ये इसको खींचता है और इसके साथ साथ ये मैल के टुकड़े हो जाते हैं। और ये जो निर्माण हो रहा है इसको हम कहते हैं, ये जो निर्माण हुआ है इसको मिसेल का निर्माण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, साबुन और के अणु तेलीय मैल के साथ पायस बनता है और विभिन्न भौतिक विधियों जैसे पटकना, डंडे से पीटना, ब्रश से रगड़ना आदि से वस्त्र साफ हो जाता है। फिर कठोर जल की अगर हम बात करें तो कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, जो साबुन के जल राग भार से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण सफाई प्रक्रिया बाधित हो जाती है। और वो जो अघुलनशील पदार्थ होता है उसे हम स्कम कहते हैं। और अपमार्जक इसी का इस्तेमाल, अपमार्जक में क्या होता है, जो अपमार्जक के अणु का अवशोषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, और इसलिए सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न हो जाती है, जो अपमार्जक या डिटर्जेंट या सर्फ में हम इस्तेमाल करते हैं। और साबुन जो है पूर्णतः जैव निम्नीकरणीय होता है, लेकिन अपमार्जक जैव निम्नीकरणीय नहीं होता, इसीलिए साबुन पर्यावरण हितैषी होता है और अपमार्जक नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद अब ये टोटल चारों चैप्टर्स आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ये इसमें पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख के चले जाना। और फिजिक्स के भी हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमारा सिर्फ बायो का बचा है, उसको भी हम जल्दी ही लेके आएंगे। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। अगर ये वीडियो अच्छे से देखना, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो अगर आपको चीज़ें पहले से पता हैं, लेकिन अगर आप इसको देख ले तो एक बार, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इससे आएंगे ही आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फिर जल्द ही हम बायो के भी वीडियो लेके आएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए।